हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंसीडियस चैप्टर 2 को। और हाँ दोस्तों, इंसीडियस चैप्टर 1 को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो पहले उस मूवी को देखना। तो पिछली कहानी में हमने देखा था कि किस प्रकार जॉर्ज अपने बेटे डाल्टन को आत्माओं की दुनिया से बचा के इंसानों की दुनिया में ले आया था। लेकिन जब जॉर्ज अपनी बॉडी के अंदर जा पाता उससे पहले ही एक बूढ़ी लेडी आके उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है। क्या जॉर्ज अपनी बॉडी के अंदर फिर से आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, यह सब जानने के लिए चलते हैं अपने इंसीडियस चैप्टर 2 की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 1986 में, यानी कि 1986 में, जहां पर हमको जॉर्ज का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर एलिस भी यंग थी जो एक सेमन होती है। वहां पर जॉर्ज की मोम को डाउट होने लग जाता है कि उसका बेटा जॉर्ज किसी आत्मा से बात क्या करता है, इसलिए वो एक सेमन एलिस की मदद लेती है जो उसकी खास फ्रेंड थी। जहाँ पर जोश की मदर एलिस को वो सभी पिक्चरें दिखाती है जिसके अंदर एक वेडिंग सोल धीरे धीरे करती हुई जोश के पास में आ रही होती है। अब एलिस घर में एक रिचुअल वगैरह करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार कौन है जो जोश से बात क्या करती है। इस रिचुअल के दौरान एलिस को यह पता चलता है कि जोश आत्माओं की दुनिया में जा सकता है। तभी एलिस को एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है, जिसके बाद में एलिस ये डिसाइड करती है कि वो जोश की पावर को हिप्नोटाइज की मदद से बुला देगी ताकि वो फिर से आत्माओं की दुनिया में ना जाए और ना ही वे फंस सके। अब जिसके बाद में कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि 25 साल बाद में, जहाँ पर इंसीडियस चैप्टर 1 की एंडिंग हुई थी। हम देख पाते हैं कि जोश की वाइफ रायना से कुछ पुलिस वाले एलिस की मौत के बारे में पूछताछ कर रही होती है, जहाँ पर रायना ऑफिसर को बताती है कि उसके घर के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हुआ करती है। लेकिन ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसको जोश पर ही डाउट था, और जाने से पहले कहती है कि अगर एलिस के गर्दन के ऊपर जोश के फिंगरप्रिंट पाए गए तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसको जोश पर ही डाउट था। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एलिस को यह पता चल गया था कि जोश के अंदर जोश की आत्मा नहीं है बल्कि उसी बूढ़ी लेडी की आत्मा है जो उसको बचपन में परेशान किया करती थी, और यह सभी वे किसी को ना बता पाए, वो रिचुअल वगैरह करके उसको बाहर ना निकाल दे, और इसी डर से वह उसको जान से मार देती है। तभी तो जोश के घर पे पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए, जिसके बाद में यह पूरी फैमिली जोश की मदर के घर पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इस घर में आने के बाद भी रायना को अजीबोगरीब महसूस होने लग जाता है, जैसे कि उसको पिछली बार घर में हुआ करती थी। जैसे कि पियानो अपने आप ही बजने लग जाता है और उसकी छोटी बेटी किसी को देख कर रोने लग जाती है। इन सभी से वह काफी ज्यादा डर जाती है और इन सभी से परेशान होकर रायना अपने हस्बैंड को बताती है, लेकिन जोश उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उसको समझाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में हम सेमन एलिस के दोनों साथियों को देख पाते हैं जो अपने साथी एलिस की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं और ये पता लगाने चाहते हैं कि आखिरकार उसके साथी की मौत कैसे हुई होगी। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पर एलिस की मौत हुई थी, यानी कि पुराने वाले घर पर, तभी उनके सामने बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अब अंदर जाने के बाद में उनको 1986 वाली वीडियो कैसेट मिलती है जो खुद एलिस ने रिकॉर्ड किया था, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में हम साफ साफ देख पाते हैं कि जो उसके पीछे कोई इंसान खड़ा हुआ था। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर हम डाल्टन को देख पाते हैं जो अपनी मोम को बता रहा होता है कि उसको फिर से बुरे सपने आने लग गए हैं। उसको अपने सपने के अंदर एक व्हाइट ड्रेस वाली लेडी दिखाई दिया करती है जो उसको परेशान कर रही है। इन बातों को सुनकर रायना काफी घबरा जाती है क्योंकि उसको भी घर के अंदर अजीबोगरीब महसूस हुआ करती है। तभी घर के बाहर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाती है, जिसको देखकर रायना घबरा जाती है क्योंकि उसको पता था कि एलिस की गर्दन पर उसके पति के ही उंगलियों के निशान थे। यहाँ पर यह डर हम उसके चेहरे पे साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन ऑफिसर बताती है कि रिपोर्ट के मुताबिक एलिस के गर्दन पर उंगलियों के निशान जोश के नहीं है। यह सुनने के बाद में रायना को सुकून आता है। अब अगले दिन सुबह रायना को घर के लिविंग हॉल में एक औरत दिखाई देती है जो व्हाइट ड्रेस के अंदर थी, जैसा उसका बेटा डाल्टन ने बताया था, जिसको देखकर वे घबरा जाती है और वे इसका पीछा करने लग जाती है। लेकिन वह लेडी अचानक से ही गायब हो जाती है। तभी रायना को उसकी बेटी के रोने की आवाज आने लग जाती है। तभी रायना अपनी बेटी के रूम की तरफ भागने लग जाती है, लेकिन गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी रायना हार नहीं मानती और जैसे तैसे करके गेट खोल ही लेती है और अंदर चली जाती है। वह काफी शौक रह जाती है क्योंकि वहाँ पर उसकी बेटी थी नहीं, जिसको देखकर रायना काफी पैनिक करने लग जाती है। तभी उसको दूसरे रूम से अपनी बेटी के रोने की आवाज आने लग जाती है। वो बिना देरी किए उस आवाज का पीछा करने लग जाती है। तभी वो व्हाइट ड्रेस वाली लेडी भयानक डीमन के रूप में उसके सामने आ जाती है, जिसको देखकर रायना घबरा जाती है और वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद में जोश जब घर पे आता है तो उसको रायना घर में बेहोश पड़ी हुई मिलती है। तभी उसको किसी की आवाज सुनाई देने लग जाती है
है उसमें वो कह रही होती है कि वे उसके पूरे परिवार वालों को जान से मार डालेगी। वहीं दूसरी तरफ हम जोश की मोम लोरान को देख पाते हैं जो अपने दोस्त एलिस के कलीग से मिलने जाती है और इन घटनाओं के बारे में जिक्र करती है आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई होगी। जिसके बाद वे तीनों मिलकर कार्ल से कांटेक्ट करते हैं। जिसके बाद में कार्ल आत्माओं की दुनिया में जाकर एलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाता है। जहाँ पर एलिस बताती है कि तुमको इन सवालों का जवाब एक हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा जहाँ पर लोरान यानी कि जोश की मोम पहले काम किया करती थी। अब हॉस्पिटल में जाते वक्त लोरान अपने पुराने पेशेंट की कहानी बताती है जिसका नाम होता है पार्कर के और उसने छत से कूद के अपनी जान दे दी थी। पार्कर उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था क्योंकि वे अपने शरीर के अंगों को निकालने की कोशिश किया करता था। जोश बचपन में एक बार हॉस्पिटल में अपनी मोम के साथ गया था क्योंकि वहाँ पर उसकी मोम एक सिस्टर का काम किया करती थी जहाँ पर वही बुरा आदमी यानी कि पार्कर जोश पर हमला कर देता है। इस घटना के 2 दिन बाद लोरान लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तभी उसको वही बुरा पेशेंट मिलता है जिसने जोश पर हमला किया था। जिसको देखकर लोरान उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वह बुरा आदमी कुछ भी नहीं बोलता और बिना बोले वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में लोरान एक सिस्टर से पूछती है कि आखिरकार पार्कर अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर क्यों घूम रहा है। जिसको सुनते हुए सिस्टर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि एक दिन पहले उसने छत से कूद के अपनी जान दे दी है। अब इस कहानी को सुनने के बाद में सभी लोग पार्कर के घर पे जाने का डिसाइड करते हैं जो घर कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब कार्ल एलिस से कांटेक्ट किया था और उसने हॉस्पिटल में जाने को कहा था तो वहाँ पर एलिस नहीं बल्कि पार्कर की मोम थी वही उन सबको यह सब कुछ बता रही थी। खैर अब जिसके बाद में वह लोग ऊपर जाने लग जाते हैं जहाँ पर उनको एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर 15 लाशें थी उसी के साथ एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस और कुछ न्यूज़पेपर जो बहुत ज्यादा पुराने थे जिसके अंदर दिल दहला देने वाले आर्टिकल मौजूद थे। इन आर्टिकल में लिखा हुआ था कि एक आदमी जो कि वेडिंग ड्रेस पहनकर लोगों को किडनैप किया करता था और फिर उनको जान से मार डालता था और उस आदमी से यह सब काम उसकी मोम करवाया करती थी। यह सभी जानने के बाद में लोरान फौरन ही रायना से कांटेक्ट करती है और बताती है कि शायद जोश के अंदर उसी बुरी लेडी की आत्मा है जो उसको बचपन में परेशान किया करती थी और उन सभी को उसे दूर रहने की सलाह देती है। वो रायना को वेडिंग ड्रेस वाली लेडी की कहानी भी बताती है जो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था और यह बताती है कि दरअसल जोश तो आत्मा की दुनिया में फंसा हुआ है और उसके शरीर में पार्कर की आत्मा है। जिसके बाद में कार्ल जोश के पास में पहुंच जाता है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है और वे अपनी बातों में फंसा कर ताकि वे उसको अपनी बातों में फंसा कर उसको बेसुई का इंजेक्शन दे सके। वहीं बार उसके दोनों साथी उसको मॉनिटर कर ही रहे होते हैं लेकिन उनका यह प्लान फेल हो जाता है और उन तीनों को बंदी बना लिया जाता है क्योंकि उसको पहले से ही यह सब कुछ पता चल गया था कि वो अब क्या करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लोरान रायना के साथ घर जाती है लेकिन वहाँ पर जोश उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था जहाँ पर जोश लोरान को एक अलमारी के अंदर बंद कर देता है और साथ ही साथ वे रायना को गला घोट कर उसको जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है। अब इससे पहले कि वे उसका गला घोट के उसको जान से मार पाता इतने में ही पीछे से डाल्टन आकर जोश पर हमला कर देता है और अपनी मोम को बचा लेता है। जिसके बाद में रायना मौका पाकर अपने बच्चे को उठाकर बेसमेंट की तरफ भागने लग जाती है और वहाँ पर एक लॉन्ड्री रूम के अंदर छिप जाती है जहाँ पर जाने के बाद में डाल्टन अपनी मोम से कहता है कि मोम मैं आत्मा की दुनिया में जा रहा हूँ और अपने डैड को वापस लेके आ रहा हूँ। उनको पता है कि डाल्टन आत्मा की दुनिया में जा सकता है। वो अपने डैड को बचाने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाने की डिसाइड करता है क्योंकि जब वह आत्माओं की दुनिया में फंसा हुआ था तो उसके डैड ने उसकी मदद की थी और उसको बचाया था और अब डाल्टन की बारी है वह आत्माओं की दुनिया में जाएगा और अपने डैड को बचा के लाएगा। जिसके बाद में डाल्टन अपनी आंख जैसे ही बंद करता है तो अगले ही पल वह आत्माओं की दुनिया में उसकी आंख खुलती है मतलब कि अब वह आत्माओं की दुनिया में चला गया है जहाँ पर वह अपने पिता को ढूंढने लग जाता है। इसी के साथ हम आत्माओं की दुनिया में कार्ल यानी कि सैमन को देख पाते हैं। वे दोनों मिलकर एलिस को ढूंढने लग जाते हैं ताकि उनको कुछ सुराग मिल पाए। ये सभी जोश के पुराने वाले घर पे होते हैं जहाँ पर जोश देखता है कि उसके बेटे को एक डीमन प्रजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पर जोश कैरल और एलिस की मदद से उसको भगाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद में वह तीनों मिलकर पार्कर के घर पे जाते हैं जहाँ पार्कर अभी बच्चा था। वे सभी देखते हैं कि पार्कर की माँ उसको बहुत ही टॉर्चर किया करती है क्योंकि वे उसको ड्रेस पहनकर किसी को यहाँ पर लाने को बोल रही होती है और पार्कर की माँ वाइट ड्रेस पहन रखी होती है। लेकिन तभी पार्कर की मॉम उन तीनों को देख लेती है जिसके बाद में वे सभी उस पर हमला करने लग जाते हैं और वो जोश पर हमला कर देती है। तब जाकर उनको पता चलता है कि जोश के शरीर में जो आत्मा है वह पार्कर की नहीं बल्कि उसकी मॉम की आत्मा है। तभी बुरी आत्मा जोश को गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लग जाती है
लेकिन इससे पहले कि वह उसको जान से मार पाता। लेकिन इन वक्त पे एलिज पार्कर की मॉम के साथ में लड़ती है, जिस वजह से जॉर्ज की जान बच जाती है और पार्कर की मां के शरीर पर कुछ मारती है। और जैसे यह करती है वही रियल वर्ल्ड के अंदर जॉर्ज जो अपने बेटे पार्कर को मारने वाला होता है, तभी वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब एलिस उस औरत को मार देने के बाद में और वो तीनों बचकर वहाँ से भागने लग जाते हैं अपने नए घर की तरफ में, जहाँ पर आखिरकार यह सभी रियल वर्ल्ड के अंदर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी घटना के बाद में ये सभी काफी सहम से जाते हैं, जिसके बाद में कैरल जॉर्ज और डाल्टन के मन में हिप्नोटाइज करके उनकी सारी यादें मिटा देती है और उनकी यह भी यादें मिटा देती है कि वह भी दूसरी दुनिया में जा सकता है। जिसके बाद में अब सब कुछ सही हो जाता है। जिसके बाद में हम एलिस के साथियों को देख पाते हैं, जिनके पास में एक नया केस आया होता है, जहाँ पर एक लड़की प्रजस हो चुकी थी और वो लड़की भी कोमा के अंदर थी, जैसे कि डाल्टन गया था। लेकिन अब उन सेमन के साथ में एलिस भी मौजूद थी और जैसे ही एलिस उस लड़की को देखती है, तभी वहाँ पर क्रैकिंग साउंड आती है, जिसके पीछे हम एक इंसानी शैडो को देख पाते हैं और वह बोलती है कि ओ माय गॉड। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।